नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्र ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 को अधिसूचित किया। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सफलतापूर्वक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA संपन्न किया। इसरो गगनयान मिशन को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग हवाला के आधुनिक तरीके के समान है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। केंद्र ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 को अधिसूचित किया। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए इस योजना के प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करें पात्रता की, तो यह योजना ऐसी सड़क दुर्घटना के पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए है जो मोटर वाहन के उपयोग से संबंधित सड़क पर हुई हो। दूसरा है कवरेज। पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए नामित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार हेतु पात्र है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को दी गई है। नामित अस्पताल देखें तो राज्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों सहित उन सभी सक्षम अस्पतालों को इस योजना में शामिल करना होगा जो ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल प्रदान करते हैं। अस्पताल उपचार हेतु भुगतान के लिए दावे कर सकते हैं, जिनका सत्यापन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा 10 दिनों के भीतर मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया जाएगा। इस योजना की निगरानी हेतु तंत्र का कार्य केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत में सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करना क्यों जरूरी है। इसका जवाब है सड़क दुर्घटनाओं की भयावह स्थिति। 2022 में कुल लगभग 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनके परिणाम स्वरूप लगभग 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को आधा किया जाए। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये जानते हैं सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत ने और क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहला है सख्त प्रवर्तन। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में यातायात के उल्लंघन के लिए सख्त दंड लागू किए गए हैं और नियमों को लागू करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जा रहा है। फिर है सड़क सुरक्षा ऑडिट। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के स्तर पर ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट यानी EDAR परियोजना। ये सड़क दुर्घटनाओं संबंधी आंकड़ों का एक केंद्रीय भंडार स्थापित करती है। और आखिरी है नेक व्यक्तियों यानी गुड समैरिटन को पुरस्कार प्रदान करने की योजना। ये ऐसे लोग होते हैं जो तत्काल सहायता प्रदान करके और गोल्डन आवर यानी गंभीर चोट के बाद पहले 60 मिनट के भीतर पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाते हैं। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सफलतापूर्वक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA संपन्न किया। यह एक व्यापक समझौता है जो लगभग 3 वर्षों की लंबी वार्ता प्रक्रिया के बाद संपन्न हुआ है। खबर की शुरुआत करते हैं और भारत यूनाइटेड किंगडम FTA की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है टैरिफ का उन्मूलन। भारत को लगभग 99% टैरिफ लाइंस पर टैरिफ उन्मूलन से लाभ होगा। यह लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला है पेशेवरों के आवागमन को आसान बनाना। इसमें निवेशक राइट टू वर्क के साथ किसी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होने वाला कंपनी का कर्मचारी और उसके जीवन साथी एवं आश्रित बच्चे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स आदि शामिल हैं। दोहरा अंशदान अभिसय में भी इसकी एक विशेषता है, जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को 3 वर्षों तक यूनाइटेड किंगडम में सामाजिक सुरक्षा अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। यह प्रतिभाशाली और कुशल युवाओं के लिए एक अवसर है, क्योंकि इससे यूनाइटेड किंगडम की डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं एवं उन्नत डिजिटल अवसंरचना से लाभ मिलेगा। इनके अलावा निर्यात के अवसर देखें तो वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, जैविक रसायन जैसे क्षेत्रकों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
बात करें सेवाओं के लाभ की तो आईटी या आईटीईएस वित्तीय सेवाएं आदि नए अवसर और रोजगार प्रदान करेंगे। इसी के साथ अन्य विशेषताओं में गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करना, बेहतर विनियामकीय पद्धतियों को बढ़ावा देना आदि शामिल है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक ऐसा समझौता है जो देशों या क्षेत्रीय समूहों के बीच व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत के जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, आसियान, मलेशिया आदि देशों के साथ एफटीएज हैं। वहीं बात करें इसके दायरे की तो यह आमतौर पर वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को कवर करता है, लेकिन इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपी, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं। इसरो गगनयान मिशन को 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च करेगा। टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 यानी TVD-1 और पहले मानव रहित टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन की सफल समाप्ति ने आगामी परीक्षण कार्यक्रम के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। दूसरा टेस्ट व्हीकल मिशन यानी TVD-2 इसके बाद होगा और फिर मानव रहित ऑर्बिटल उड़ानें होंगी। पहले मानव रहित मिशन पर महिला रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा। अब गगनयान मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना। इस मिशन के तहत 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित निम्न भूकक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन की अवधि 3 दिन है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से समुद्र में वापस उतारा जाएगा। गगनयान मिशन के घटक देखें तो पहला है प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM-3। पहले इसे भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान मार्क 3 या GSLV Mk3 कहा जाता था। ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इन 3 चरणों में पहले चरण में 2 ठोस ईंधन बूस्टर कोर रॉकेट से जुड़े होते हैं। दूसरे चरण में 2 विकास 2 तरल ईंधन इंजन होते हैं। तीसरे चरण में इसमें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन होता है जो ईंधन और ऑक्सीडाइजर के रूप में क्रमशः तरल हाइड्रोजन एवं तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। दूसरा मुख्य घटक है ऑर्बिटल मॉड्यूल। इसका वजन 8.2 टन है और इसे LVM-3 रॉकेट द्वारा निम्न भूकक्षा में लॉन्च किया जाता है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्री 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। ये पैराशूट सिस्टम से लैस है जो पृथ्वी पर वापसी के दौरान सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। इसमें पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली यानी ECLSS है जो तापमान, हवा की गुणवत्ता, अपशिष्ट और आग पर नियंत्रण रखती है। साथ ही एक क्रू एस्केप सिस्टम भी है जो रॉकेट लॉन्च के दौरान किसी खराबी की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करता है। सर्विस मॉड्यूल का काम है ऑर्बिटल मॉड्यूल को रॉकेट से अलग होने के बाद आगे बढ़ाने के लिए प्रणोदन देना और पृथ्वी पर वापसी के लिए गति प्रदान करना। क्रू मॉड्यूल के ऊपरी हिस्से में कई खास हिस्से हैं। शीर्ष आवरण, पीछे की ओर फैला हुआ हिस्सा, तापरोधी परत, व्यूपोर्ट और अम्बिकल रिटेंशन और सीवरेंस सिस्टम। वहीं सर्विस मॉड्यूल के निचले हिस्से में रेडिएटर और प्रणोदन कक्ष हैं। ये दोनों मॉड्यूल मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित माहौल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग हवाला के आधुनिक तरीके के समान है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा को विनियमित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था के अभाव को भी उजागर किया है। चलिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी और हवाला के बारे में जान लेते हैं। बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल मुद्रा का एक प्रकार है। इसके लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर कोड का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए बिटकॉइन, एथेरियम आदि। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स डाटाबेस है। यह विकेंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट पर वितरित रहता है और पक्षों के बीच लेन देन का स्थायी रिकॉर्ड रखता है। इसकी मुख्य विशेषताएं जाने तो यह सरकार या केंद्रीय बैंक के विनियमन से परे संचालित होने वाली एक नॉन फिएट मनी है और इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अब बात करते हैं हवाला की, जिसमें अनौपचारिक तरीकों का उपयोग करके सेवा प्रदाताओं यानी हवालादार की मदद से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है। इसमें लेन देन की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हवाला संबंधित पक्षों के बीच विश्वास पर आधारित होता है। इसके तहत नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाता है, क्योंकि हवालादार आपस में ही अपनी उधारी को चुकता कर लेते हैं। वहीं हवाला और क्रिप्टो करेंसी के बीच गठजोड़ देखें तो ब्लॉकचेन में नोड्स को हवालादार के रूप में देखा जा सकता है, जो आपसी विश्वास या सहमति के माध्यम से नेटवर्क को बनाए रखते हैं।
इसी के साथ आइए क्रिप्टो करेंसी हवाला गठजोड़ समझते हैं। सबसे पहले हवाला में भेजे जाने वाला एक लेन देन होता है, फिर लेन देन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ब्लॉक बनाया जाता है। इस ब्लॉक को नेटवर्क के प्रत्येक नोड को भेजा जाता है। आपको बता दें कि नोड्स हवालादार के रूप में कार्य करते हैं। नोड्स लेन देन को प्रमाणित करते हैं, फिर ब्लॉक को मौजूदा ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है, यानी लेन देन को गुमनाम तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और अंत में लेन देन पूरा हो जाता है। अब खबर के अंत में आइए हवाला और क्रिप्टो करेंसी के बीच बढ़ते गठजोड़ के लिए जिम्मेदार कारक भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर। दोनों ही अविनियमित हैं और आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इससे ये दोनों गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं तथा यह सस्ता होता है। इन दोनों के मामले में कोई प्रोहिबिटिव कमीशन और मुद्रा विनिमय शुल्क नहीं लगता है। इनके अलावा है पारदर्शिता का अभाव। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन सार्वजनिक खाता बही में गुमनाम रूप से दर्ज किया जाता है, जबकि हवाला में यह बिना किसी कागजी कार्रवाई के नकद में किया जाता है। और आखिरी में है विशिष्ट पासकोड या एन्क्रिप्शन की। क्रिप्टो करेंसी में एन्क्रिप्शन की का उपयोग किया जाता है, जबकि हवाला कारोबारी आपस में साझा किए गए पासकोड का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की। यह रिपोर्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट का यह शीर्षक रेखांकित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मानव विकास के अगले चरण को दिशा देने में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो चलिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले भारत की मानव विकास सूचकांक यानी HDI रैंकिंग की बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में विश्व के 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की रैंकिंग में 3 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत अभी भी मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। भारत का HDI स्कोर 0.685 है। आपको बता दें मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों में औसत उपलब्धि को मापता है। ये आयाम है दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान यानी नॉलेज और सम्मानजनक जीवन स्तर। भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई। HDI गणना की शुरुआत के बाद से भारत में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। भारत में स्कूली शिक्षा में व्यतीत की गई औसत अवधि अब 13 वर्ष है, जो 1990 में केवल 8.2 वर्ष थी। लेकिन प्रगति के बावजूद चुनौतियां भी हैं। राष्ट्रीय आय के मामले में विश्व में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI रैंकिंग HDI रैंकिंग से 7 स्थान नीचे है। असमानता भी एक बड़ी समस्या है। पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानताएं यानी जेंडर डिस्पैरिटीज अभी भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 102 है। भारत की निम्न रैंकिंग प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था अच्छी नहीं होने, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी का संकेत देती है। विश्व स्तर पर मानव विकास की स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट बताती है कि 1990 के बाद से वैश्विक मानव विकास की प्रगति सबसे धीमी रही है। निम्न और अत्यंत उच्च HDI रैंकिंग वाले देशों के बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। अब बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2025 में AI से जुड़े मुख्य बिंदुओं की। भारत में AI का परिदृश्य आशाजनक है। भारत में खुद से रिपोर्ट किए गए AI कौशल का विस्तार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। वैश्विक AI सूचकांक में 36 देशों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें भारत चौथे स्थान पर है। इस तरह भारत इस सूचकांक में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र निम्न मध्यम आय वाला देश है। प्रतिभा पलायन को रोकने में भी सफलता मिली है। भारत के 20% AI शोधकर्ता अब देश में ही कार्यरत हैं। 2019 में यह अनुपात लगभग 0 था। AI के वैश्विक प्रभाव को लेकर लोगों की राय सकारात्मक है। AI की वजह से रोजगार की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि यानी ऑगमेंटेशन होगी, साथ ही ऑटोमेशन में भी वृद्धि होगी। सर्वे में शामिल 61% लोगों ने कहा कि AI से रोजगार की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी, जबकि 51% लोगों ने ऑटोमेशन में वृद्धि की बात स्वीकार की है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों मेरे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे मालदीव की, जिसकी राजधानी है माले। हाल ही में INS शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव के माफिला फुशी पहुंचा।
अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है। यह 26 कोरल एटोल्स से बना है। इसका उत्तरम एटोल भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। बात करें 8 डिग्री चैनल की तो यह भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। मालदीव पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। वह यहाँ कोई नदी या पहाड़ नहीं है। मालदीव में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह वैश्विक भित्ति क्षेत्र का लगभग 3.14% हिस्सा बनाती है। खास बात यह है कि यहाँ के द्वीपों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1.7 मीटर से अधिक नहीं है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुख्यात अल्कट्राज जेल का पुनर्निर्माण करने और उसे फिर से खोलने का निर्देश दिया है। इस जेल को फिर से खतरनाक और हिंसक अपराधियों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह जेल अल्कट्राज द्वीप पर स्थित है। भारतीय नौसेना तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MGM का सफल परीक्षण किया। शोधकर्ताओं ने एक किफायती धातु रहित व छिद्रित यानी पोरस कार्बनिक उत्प्रेरक विकसित किया है जो प्रभावी तरीके से हाइड्रोजन उत्पादन में सहायक है। कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी GNAFCC की सदस्यता से सम्मानित किया गया है। वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने साओला के जीनोम का मानचित्रण किया है। साओला को एशियाई यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। साओला मुख्य रूप से वियतनाम और लाओस की सीमा पर स्थित अन्नामाइट पहाड़ियों के कोहरे से ढके सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव की शुरुआत हुई। वडक्कुनाथम एक शिव मंदिर है। इसे 2015 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। NAI ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के 10 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया। NAI की स्थापना 1891 में कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।